मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैक्रो, व्हाट इज मैक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, है ना। मैक्रो क्या है? जो आपका सब रूटीन था, उस सब रूटीन को जब हम पैरामीट्रिक सब रूटीन कर देते हैं, पैरामीट्रिक सब रूटीन की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द मैक्रो। और ये कब यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला कि आपको एंड मिलिंग करनी है, ठीक है। ये मैक्रो क्या होता है? पहले से ही एक जो प्रोग्राम होते हैं, सब प्रोग्रामिंग पैरामीट्रिक प्रोग्राम्स जो होते हैं, पहले से ही हम माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है जो आपकी सीएनसी की, उसमें पहले से ही स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। और जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम इनको कॉल कर लेते हैं बाय यूजिंग सम कोड्स, ठीक है। G65 यूज किया जाता है, हालांकि डिपेंड करता है विच मैक्रो यू आर कॉलिंग, ड्रिलिंग का ट्रिलिंग का कौन सा मैक्रो आप यूज कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो और यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम कोड, हालांकि G65 हम इसको यूज करते हैं कॉल करने के लिए। अब बात करते हैं कि मैक्रो, मैंने हालांकि बहुत सारी चीजें बताई थी इसके बारे में, मैक्रो क्यों होता है। मैंने आपको बोला था कि मान लिया पहले आपके पास कोई रेक्टेंगल था, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि पहले कोई रेक्टेंगुलर एंड मिलिंग आपको करनी थी, ठीक है। एंड मिलिंग में क्या था कि दो रेक्टेंगल थे आपके पास, या एंड मिलिंग बात कर सकते हो, तो क्यूबॉइड मान सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करते हैं सिंपली फॉर एन एग्जांपल, डेप्थ तो कुछ भी हो सकती है उसकी। मैंने बोला कि 150 इंटू 50, पहला है 150 इंटू 50, दूसरा है 100 इंटू 20, ठीक है। 150 इंटू 50, दूसरा था 100 इंटू 20। तो आपने देखा कि पहला जो आपका रेक्टेंगल था उसका जो लेंथ थी 150 थी, विड्थ थी 50, और दूसरा जो रेक्टेंगल था जिसकी आपको एंड मिलिंग करनी थी, उसकी लेंथ थी 100 mm और विड्थ थी 220 mm। तो आपने देखा कि जो पैरामीटर्स हैं, एक तो पैरामीटर आपका लेंथ हो गया और दूसरा पैरामीटर आपका विड्थ हो गई, ये दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपकी शेप सेम रही लेकिन उनका साइज रिड्यूस हो गया। मैंने ये मान लिया कि पहले टाइम पे आप जो फीड रेट यूज कर रहे थे 10 mm पर मिनट यूज कर रहे थे, जबकि जब दूसरी बार आप एंड मिलिंग कर रहे थे उसमें आपने पैरामीटर उसने मान लिया कि 5 mm पर मिनट से आपको एंड मिलिंग करनी थी। तो इसमें आपने क्या देखा कि यू आर जस्ट द प्रोसेस इज रिमेन सेम बट द पैरामीटर्स आर चेंजिंग। पैरामीटर्स क्या है? एक तो लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गया, और तीसरा आपका हो गया फीड रेट। तो ये पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं? ये पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ऑपरेशन सेम है। तो एट दैट टाइम व्हेन पैरामीटर्स आर चेंजिंग, तो दोस पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं? स्पेसिफाई कर देते हैं उनकी वैल्यू से। मैक्रो को हम कॉल कर देते हैं G65 से, M99 के अराउंड इसको कैंसिल करते हैं शायद, G99 से, ठीक है। तो हैज 1 हैज 2 जो लिखा है, इनकी वैल्यूज, जैसे हैज 1 का मतलब है पहला पैरामीटर जो आपने सेट किया हुआ, हालांकि ये पैरामीटर्स पहले से ही जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो पहले से इनकॉर्पोरेट करके देता है उसके अंदर, ठीक है। पहले से इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हैज 1 कौन सा पैरामीटर है, हैज 2 कौन सा पैरामीटर है, हैज 3 कौन सा पैरामीटर है। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है रेडी टू यूज मैक्रोज आर प्रोवाइडेड एंड बिल्ट इन द सीएनसी कंट्रोलर एंड मैक्रो इज रिटेन इन द सेम वे एज द सबरूटीन एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल पैरामीटर्स इज स्पेसिफाइड बाय द सिंबल। जैसे मैंने बोला हैज 1, तो हैज 1 एक सिंबल हो गया। हैज 1 से आपने बता दिया कि हैज 1 जो है आपकी विड्थ है, तो हैज 1 इज इक्वल्स टू, हैज 2 इज इक्वल्स टू, ये पहले से ही स्पेसिफाइड होंगे मशीन पे, उसमें चार्ट वगैरह लगा होगा, उसके साथ मैनुअल आएगा, उस मैनुअल में वैल्यूज लिखी होगी कि हैज 1 क्या है, डेप्थ है, वेड्थ है, लेंथ है। तो आप ये सारे पैरामीटर्स को आप यूज करोगे। अब उसकी रेंज कितनी देनी है, क्या है, वो आप यहां से डिसाइडेड कर सकते हो कि 150 है या 150 है। तो जैसे आपने लिखा हैज 1 इज इक्वल्स टू 100, हैज 1 लिखा आपने 150, तो हैज 150 का हैज 150 का मतलब है कि हैज 1 मान लिया कि ये लेंथ पैरामीटर था, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो जैसे ही आपने हैज 1 इज इक्वल्स टू 150 लगा, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा कि जो मैक्रो है आपका, उस मैक्रो में जो लेंथ है वो अब 150 यूज करनी है। फिर आपने हैज 2 लिख दिया, हैज 2 मान लिया कि दूसरा पैरामीटर आप लोगों ने स्पेसिफाई किया है हैज 2, और जिसकी लेंथ कितनी, जिसकी विड्थ की वैल्यू कितनी है 50 mm, तो आप 50 स्पेसिफाई कर देंगे। फिर हैज 3 जो तीसरा पैरामीटर है, जो मैंने आपको बोला फीड रेट है, तो हैज 3 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो भी है 10 mm पर मिनट है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगली बार फिर जब दोबारा रिकॉल करोगे तो आपको हैज 1 की जगह पर इसके आगे जो 150 लिखा है वहां आप 100 लिखोगे, हैज 2 की जगह पर जहां 50 लिखा है वहां 20 लिख दोगे, और जहां पे 10 लिखा है वहां 5 लिख दोगे। तो दैट्स वाई how you can use macro in subprogramming, but the various advantages of using macro is just reducing the time
टाइम रिडक्शन, टाइम रिड्यूस हो जाएगा मशीनिंग ऑपरेशन में, प्रोग्राम जो बड़ा बनता था उसका प्रोग्राम का साइज कंप्लीट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं वाई वी आर यूजिंग मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्कैन साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज स्कैन साइकिल। वाई? बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू रिमूव अ मटेरियल इन बल्क, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी मटेरियल को जब आप रिमूव करते हो तो इन दैट केस वी यूज स्कैन साइकिल। ठीक है, स्कैन साइकिल के लिए हालांकि बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे G80 से लेकर के G89, G80 से G89 जो होते हैं वो आपके मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए कुछ कोड्स होते हैं, और G71 के राउंड जो होता है वो आपका टर्निंग से रिलेटेड होता है फॉर रफ मटेरियल रिमूवल। रफ मटेरियल रिमूवल जैसे मैंने आपको बोला, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये कुछ कोड्स होते हैं G80 से G89। G80 कैंसिल करने के लिए होता है स्कैन साइकिल को, G89, G81 मतलब बहुत सारे होता है, ड्रिलिंग के लिए होता है, मिलिंग के लिए होता है, एंड मिलिंग, और रीमिंग होती है इसके अंदर, थ्रेडिंग ये तो इसमें आता है G71। तो जब बल्क में मटेरियल रिमूव करना होता है आपको, इन दैट केस यू विल बी यूजिंग द कैंड साइकिल। ठीक है, ठीक है, तो कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उन रिपीटिशन, हालांकि ये भी रिपीटिशन के लिए है, लेकिन जब हमें बल्क में मटेरियल रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग द कैंड साइकिल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल। मान लिया कि आपको टर्निंग ऑपरेशन करना है। ठीक है, यू वांट टू परफॉर्म इट। क्या हो गया इसको यार, हैंग हो गया। तो अब मैं सिंपल एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक शाफ्ट थी और उस शाफ्ट का इनिशियल डायमीटर था, लेट इट इज 100 mm। 100 mm एक शाफ्ट थी, उस शाफ्ट का जो डायमीटर था वो कितना था, 100 mm। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इस 100 mm की शाफ्ट को आपको ट्रिम करना है। ठीक है, आपको क्या करनी है, इसकी मशीनिंग करनी है, टर्निंग ऑपरेशन करना है, और इस 100 mm की शाफ्ट को आपको 50 mm पे लेके आना है। कितने mm पे लेके आना है, हाँ 50 mm पे लेके आना है। ठीक है, सुन रहे हैं ना, हेलो? यस सर। 100 mm की शाफ्ट थी आपके पास, और उस 100 mm की शाफ्ट को आपको टर्निंग करके 50 mm की शाफ्ट में लेके आना है। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, टूल का क्या काम होगा, आपका टूल कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, मान लिया आपका टूल कहीं ना कहीं रहेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा आपका टूल, तो आपका कुछ प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। जैसे मान लिया आपका टूल आया, आपके टूल को एक्स एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस में मूव कराया, फिर जेड एक्सिस में आप उसको मूव कराएंगे। देखो मैंने आपको ड्रिल साइकिल बताया था, टर्निंग में बताया था, मैंने बोला था कि जो उसकी लेंथ होती है उधर आपकी कौन सी एक्सिस होती है, लेंथ के अलॉन्ग कौन सी एक्सिस बताई थी, याद आ रहा है कुछ, जेड, और जिधर उसका डायमीटर होता है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, याद रखना है, ड्रिलिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, जेड एक्सिस उसकी लेंथ के अलॉन्ग होती है, एक्स एक्सिस जो होती है उसकी डायमीटर के अलॉन्ग रहती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने टूल को फीड करेंगे, कुछ ना कुछ डेप्थ ऑफ कट देंगे, तो एक्स डायरेक्शन में आप उसको फीड देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने एक्स डायरेक्शन में आपको कुछ डेप्थ ऑफ कट दिया, डेप्थ ऑफ कट देने के बाद कुछ ना कुछ मेटल रिमूव करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने कटिंग टूल को यू विल गिव ए फीड अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस देने के बाद फिर थोड़ा अपने टूल को रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से इनिशियल कंडीशन पर लेके आएंगे। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होना है। अब कुछ बोलेंगे यार 100 mm का साइज शाफ्ट हमें चाहिए, 50 mm तक लेके आना है। आपने अगर 1 mm डेप्थ ऑफ कट दिया, तो एक बार में उसका डायमीटर कितना रिड्यूस हो जाएगा बताइए। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि आपने 1 mm डेप्थ ऑफ कट दिया उस शाफ्ट में, तो क्या होगा, 100 mm की शाफ्ट थी इनिशियल डायमीटर, आपने 1 mm का क्या दिया, डेप्थ ऑफ कट, तो कितना साइज हो जाएगा शाफ्ट का बताइए। 98 आवाज माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है। डेप्थ ऑफ कट सर, हेलो, हाँ बोलो। डेप्थ ऑफ कट जब 1 mm दिया, आपको पता है टर्निंग जब करेंगे तो डेप्थ वो सर्कुलर रोटेट होता है कि नहीं होता है, चक में लगाएंगे वर्कपीस को तो वो सर्कुलर रोटेट। अगर आपने 1 mm इधर से दिया और एक बार पूरा घूमेगा तो 1 mm तो सामने से कटेगा, 1 mm दूसरी साइड से भी तो कटेगा, सर्कुलरली होगा, 1 mm उधर से भी कटेगा, तो टोटल 1 mm कट जाएगा। अब 98 बचा,
या आप मुझे बताओ एक बार में ही 25 mm डेप्थ ऑफ कट दे दोगे? नहीं सर, स्टेप नहीं, टर्निंग होगी सर। नहीं स्टेप टर्निंग नहीं भाई, एक बार में 25 mm नहीं दोगे, टूल कट जाएगा, ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं? मशीन भी गड़गड़ करने लगेगी। डेप्थ ऑफ कट भी एक लिमिटेड वैल्यू देनी चाहिए। यस सर। एक बार में तो रिमूव नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, मैंने यही करते हैं कि हम धीरे धीरे करके डेप्थ ऑफ कट देंगे। अब अगर बार बार पहली बार 1 mm दिया, फिर टूल को दोबारा लेके गए, फिर 1 mm दिया, फिर टूल को दोबारा लेके गए, तो क्या बार बार प्रोग्रामिंग करोगे क्या? 25 बार वो लाइन बार बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बस एक बार हम क्या करेंगे, अपने कैन साइकिल को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उसकी लूप लिख देंगे कि कितनी बार उसको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, जितनी बार ऑपरेट करवाएंगे उतनी बार वो चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो उसमें उसके बताने में कि रिपीटिशन कितनी बार कराना है वो लिख देंगे। तो वो वाला जो एक पर्टिकुलर सर आवाज कट रही है। अच्छा, अभी ठीक है? हेलो हेलो सर साफ नहीं आ रही, आवाज कट रही सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज कट के आ रही है? आवाज कट रही है। रुको। तो ये क्या करते हैं, हम कई बार देंगे इस ऑपरेशन को। ये वाला ऑपरेशन बार बार रिपीट करना है। ठीक है, जब रिपीटिशंस में बल्क मटेरियल, देखो एक बार में हमें फिनिशिंग से मतलब नहीं है। जब रफ साइकिल हमें ऑपरेट करना होता है, रफ साइकिल, और बहुत सारा मटेरियल बल्क में रिमूव करना होता है, फिनिशिंग नहीं देते हैं हम इसमें। रिमेंबर, हमें फिनिशिंग से मतलब नहीं है, हमें बल्क में मटेरियल हटाना है। इन दैट केस वी विल बी यूजिंग कैन साइकिल। फिनिशिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, बल्क में मटेरियल जब रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द कैन साइकिल। जैसे मैंने बोला भाई, आपको नॉर्मली मैंने बोला कि खाना खाना है आपको, और मैंने बोला कि पेट भरना है, बहुत सारा खाना रखा है, और टाइम दे दिया, तो आप क्या करोगे? बहुत जल्दी जल्दी खाओगे कि नहीं? हाँ जी, काफी जल्दी जल्दी खाओगे ना। और जब मैंने बोला कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, इजीली खाओ, एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम फिनिश करना है, तो अलग तरीका होगा। द सेम प्रोसेस वी विल बी यूजिंग इन दिस केस। तो कैंट साइकिल पहले से ही डिजाइन रहते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है पहले से ही सारी चीजें फीड कर देता है, और कैंट साइकिल में आपको जो टूल होता है वो एक रिक्वायर्ड रेट से मूव करता है। ठीक है, अगर जब भी ऑपरेशन होता है तो पहले से ही फिक्स रहता है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ। दिस इज टू एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर इन द एनसी CNC सिस्टम विच इज आर बिल्ट इन द कंट्रोलर इटसेल्फ। पहले से ही ये सारे फीचर्स ऐड होते हैं जो अभी आपका CNC मशीन होती है उसके कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, जिसमें एक फिक्स्ड ऑपरेशन का फिक्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बाय अ कटिंग टूल। ठीक है, दैट मोशंस मे बी द रैपिड ट्रांसफर, लीनियर इंटरपोलेशन फॉर कटिंग मेटल्स एट प्री डिफाइंड रेट एंड देन रिट्रैक्टिंग द टूल फ्रॉम द वर्क पीस आफ्टर कटिंग इज ओवर। मतलब ये है कि आप इसमें फीड रेट चेंज नहीं कर सकते। सारी की सारी फीड रेट और सारे के सारे ऑपरेशन, चाहे वो लीनियर इंटरपोलेशन हो, चाहे वो रैपिड मोशन हो, सारे पहले से ही डिफाइंड फीड रेट पे, कटिंग रेट पे जो भी है उन सब पे ऑपरेट होंगे। बस जो चीजें ये पहले सारी ये जो चीजें होती है वो पहले से जो मैन्युफैक्चरर होता है उस मशीन का, वो इन सारी चीजों को पहले से ही फिक्स करके उस मशीन के साथ इंक्लूड करके आपको देता है। ठीक है, this built-in facility will will reduce the work of the programmer as well as your programming will be efficient and it will reduce the time for reprogramming। reprogramming टाइम हो गया उसको रिड्यूस कर देंगे, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगे। देर आर वेरियस कैंट साइकिल, बहुत सारे मैंने बताया था कैंट साइकिल होते हैं जिसमें GAT तो कैंसिल करने के लिए होता है, G81 से 89 जो होता है वो आपका मिलिंग और ड्रिलिंग से रिलेटेड होता है। G71 जो होता है बल्क मटेरियल रिमूव करने के लिए कैंट साइकिल, टर्निंग ऑपरेशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वेरियस कैंट साइकिल लाइक टर्निंग साइकिल, मिलिंग साइकिल, ड्रिलिंग साइकिल, थ्रेडिंग साइकिल, टेपिंग साइकिल। ये देखो टर्निंग को छोड़ करके मिलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, ये सारे के सारे आपके G81 और G89 तक के बीच के कोड होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना सारे कोड। हालांकि मैंने इसमें वही कोड डिस्कस किए हुए हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम यूज करते हैं। अगर इतने कोड आपको पता है तो इतने कोड से आप प्रोग्रामिंग इजीली बना सकते हो, लेकिन अगर कभी कभी स्पेशल रिक्वायरमेंट है यू कैन डाउनलोड दोज कोड्स फ्रॉम द सर्च, गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। और वैसे जितना मैंने बताया उतने से काम हो जाएगा। सो द प्रिपरेटरी वर्ड्स और जी वर्ड्स फॉर कैंट साइकिल में डिफर फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से जो भी कैंट साइकिल होते हैं, अलग अलग आपकी कैंट साइकिल यूज करोगे तो उसमें अलग अलग जी कोड आप यूज करोगे। ठीक है, ओके।
द पार्ट प्रोग्रामर मैनुअल सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंट्रोलर शुड बी रेफर्ड फॉर यूजिंग कैंट साइकिल। जो भी आप कैंट साइकिल, आप पर्टिकुलर कैंट साइकिल यूज करेंगे, वेदर यू आर यूजिंग फॉर ड्रिलिंग, वेदर you are using for tapping or some threading etc. So you will be referring the manual which is coming with the machine, CNC machine. ठीक है, जो भी CNC मशीन जहां से भी आपने खरीदी है, वो जो सप्लायर होगा वो आपको सप्लाई करेगा, उसके साथ डिफाइन कर देगा कि कौन सा कोड किसके लिए है। ओके, सो कैंट साइकिल आर देन यूज एंड इंपॉर्टेंट, आपको याद है आर वर्ड यूज करते हैं। कैंट साइकिल यूजेस एन एडिशन कोऑर्डिनेट वर्ड रेफर्ड एज आर वर्ड। आपको कोऑर्डिनेट वर्ड सिस्टम इसमें यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट वर्ड आर वर्ड और हम इसमें यूज करते हैं कैंट साइकिल में, विच जनरली स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ रेफरेंस प्लेन एबव द वर्क सरफेस। ठीक है, जो एक वर्क सरफेस है उसके ऊपर एक आपको रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना होता है और उस रेफरेंस प्लेन को हम आर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वर्ड R1 लिखा तो आपने एक रेफरेंस प्लेन R1 स्पेसिफाई कर रखा है और रेफरेंस प्लेन है कहां पर है, उसकी लोकेशंस पहले से ही डिसाइडेड रहेगी। दैट विल बी इन एडिशन, you will be specifying the position of the reference plane. Okay, so the Kant cycle uses an addition coordinate word, that is R word, which is called as the reference word, which specify the position of a reference plane above the work surface where the tool should be positions itself using rapid transfer. अब होगा क्या कि आपका कटिंग टूल जो होगा वो कटिंग टूल रैपिडली मूव करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पर जाना है तो कटिंग करके आपको फिर दोबारा से वहीं लौट के आना है, तो जो पॉइंट आप डिसाइड करोगे तो वो एक रेफरेंस प्लेन आपका रहेगा, उस रेफरेंस प्लेन पर आपको काम करना है। मतलब आपका टूल है वो रिट्रैक्ट होकर के दोबारा से उस रेफरेंस प्लेन पर जाएगा, फिर दोबारा से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। कटिंग फिनिश होगी, फिर दोबारा से आएगा, फिर दोबारा से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। देन यू विल बी डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस प्लेन। ओके, आर वर्ड हमें यूज करना है। आफ्टर दिस जैसे ही कटिंग हो जाएगी आपका टूल रैपिडली मूव करके रेफरेंस प्लेन पे आ जाएगा। आफ्टर दिस टूल परफॉर्म द कटिंग ऑपरेशन, फिर दोबारा से जाएगा कटिंग ऑपरेशन करेगा एट द प्री डिफाइंड फीड रेट। जो फीड रेट पहले से डिसाइडेड है, किसने डिसाइड की रखी है, आपका जो वर्कर जो मैन्युफैक्चरर है उसने। एंड अगेन रिटर्न टू द आर प्लेन यूजिंग द रैपिड ट्रांसवर्स मोड्स आफ्टर मशीनिंग द कंप्लीट। तो वो क्या करेगा, जाएगा मशीनिंग करेगा, लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट के आएगा, जाएगा लौट के आएगा, तब तक करता रहेगा रैपिड मोशन में। जहां रैपिड मोशन की रिक्वायरमेंट है वहां रैपिड मोशन करेगा, जहां पर आपकी कटिंग होगी वहां अलग मोशन से मूव करेगा, अलग फीड रेट से मूव करेगा। तो वो सारी फीड रेट, वो सारी चीजें मैनुअल में लिखी होंगी कि कितने से वो मूव करना चाहते हो। देन यू विल बी देन द कटिंग टूल विल बी मूविंग विद दैट पर्टिकुलर फीड रेट और स्पीड। ओके, सो रिटर्न टू द आर प्लेन यूजिंग द रैपिड ट्रांसवर्स मोड आफ्टर द मशीनिंग इज कंप्लीट। जैसे ही आपकी मशीनिंग हो जाएगी, आपका जो कटिंग टूल है वो मशीनिंग करने के बाद रेफरेंस प्लेन पर लौट आएगा, तो आपको वो रेफरेंस प्लेन भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस आर वर्ड इज इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग द कैंट साइकिल। वो जो आर वर्ड रहेगा वो उस पर्टिकुलर कैंट साइकिल में ही इफेक्टिव रहेगा, उसके बाहर उसका कोई भी मतलब नहीं है, आर वर्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका कैंट साइकिल होता है उसको कैंसिल करने के लिए हम G80 यूज करते हैं कोड। You should remember the code G80 because I haven't discussed this code in the previous lecture. Okay, so अब देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ किस तरीके से। मैं अभी आपको हालांकि बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा अपना कटिंग टूल, जो भी कटिंग टूल है। अब देखो इसमें क्या है कि कैंट साइकिल, जैसे अगर मैं टर्निंग की बात करता हूं, ठीक है, तो टर्निंग में किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा होगा वो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है टर्निंग ऑपरेशन के लिए। तो देखो इन टर्निंग ऑपरेशन 4 स्टेप्स आर फॉलोड, 4 स्टेप होते हैं जो कि बार बार रिपीट होने हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, टूल इज फेड इज एट प्री डिफाइंड फीड रेट। पहले से डिफाइंड फीड रेट पे आप अपने टूल को फीड करते हैं। ठीक है, फीड करने के बाद एंड डेप्थ ऑफ कट इन एक्स डायरेक्शन। अब नीचे वाला डायग्राम आप देखो, आपको एक नीचे डायग्राम दिख रहा है, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इससे आप समझ सकते हो। वो हालांकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व है, लेकिन मैं आपको इससे समझा दे रहा हूं। आपका कटिंग टूल मान लिया किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा, अब क्या करेगा, आपका कटिंग टूल मूव करेगा अलोंग। देखो इसमें 2 चीजें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना आपको, जिसमें बीच में 2 डॉट बने हुए हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, याद रखना, सॉरी जेड एक्सिस है। टर्निंग की एक्सिस आपको याद रखनी है। जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो जेड एक्सिस होती है, जब वर्टिकल की बात करेंगे तो वो आपकी जेड एक्सिस होती है, वो वाई एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल में
और एक्स एक्सिस ये वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने हैं, आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस कि कौन सी एक्स एक्शन होती हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टूल की फीट देनी पड़ेगी प्री डिफाइंड रेट से, एंड डेप्थ ऑफ कट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना डेप्थ ऑफ कट देना है वो आप दे दोगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप अपने कटिंग टूल को जेड डायरेक्शन में मूव कराओगे। जैसे ही जेड डायरेक्शन में मूव करेगा आपकी टर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरे में क्या करोगे, आप अपने टूल को मतलब पीछे की ओर मूव शिफ्ट करोगे एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो कटिंग करके आ चुका है। अगर आप उसको क्लियरेंस नहीं दोगे, मतलब बैक साइड में एक्स डायरेक्शन में पीछे की ओर नहीं लोगे, आपका कटिंग टूल गया, डेप्थ ऑफ कट दी, डेप्थ ऑफ कट देने के बाद एक्स जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। जेड डायरेक्शन में मूव करने के बाद वहीं आपको अपने टूल को एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कराना पड़ेगा बैक। क्यों, अगर आप वहीं के वहीं लेकर के आओगे एक्स डायरेक्शन में बाद में मूव कराओगे तो जो टूल है, देयर आर चांसेस दैट योर टूल मे कम इन कॉन्टेक्ट विद द क्लीन्ड सरफेस। जो सरफेस क्लीन हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, उस पर दोबारा से कॉन्टेक्ट बनाएगा, जिससे स्क्रैचेस के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए पहले हम थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर लेते हैं पीछे एक्स डायरेक्शन में। तो थर्ड स्टेप इज रिट्रीव्स बैक इन एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन अगर पहले पॉजिटिव था तो माइनस एक्स डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर रिट्रैक्ट कर लेंगे। और रिट्रैक्ट करने के बाद फोर्थ स्टेप में अपने टूल को जेड एक्सिस में, अब जेड एक्सिस में दोबारा से लेके चले जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। इज द फोर्थ स्टेप, इट मूव्स इन द जेड डायरेक्शन टू रीपोजिशन इटसेल्फ विद रेस्पेक्ट टू द वर्कपीस। वर्कपीस को दोबारा से क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन में ले जाएगा। द थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स मोशंस आर कैरिड इन द रैपिड ट्रांसवर्स मोड। देखो, जब आपका टूल डेप्थ ऑफ कट देंगे तो रैपिड मोशन में जाएगा, लेकिन जब वो कटिंग करेगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर जो आपका फोर्थ स्टेप है और थर्ड स्टेप है, मतलब अपने टूल को रिट्रैक्ट करना एक्स डायरेक्शन में और उसके बाद इनिशियल पोजीशन तक ले जाना। ये मोशन तो आपका कैरिड होगा बहुत तेजी से, इट विल बी मूव विद द फास्ट स्पीड से या रैपिड मोशन से आपका कटिंग टूल मूव करेगा। लेकिन जब भी कटिंग होगी, वहां पर कटिंग ऑपरेशन होगा, तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड फीड रेट होगी, वो उस पर्टिकुलर फीड रेट से मूव करेगा आपका कटिंग टूल, ठीक है। गया, डेप्थ ऑफ कट दी, इसके बाद जेड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर एक्स डायरेक्शन में आप उसको मूव कराएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में आप उसको ले जाएंगे, ठीक है। So these four motions can be incorporated in one turning canned cycle and thus reducing the programming effort significantly. Here I have finished I think description of all important codes together with some important features that we have incorporated in modern NC और CNC machine. ठीक है, NC CNC machine में canned cycle micro हो गया, macro हो गया, subroutine हो गया. These things we have incorporated as an additional feature. एक एडिशनल फीचर्स की तरह हम लोगों ने ऐड किया हुआ है सबको, तो वो है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका क्या है, यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन हो चुके हैं, आपको सारे कोड याद होने चाहिए। यू हैव टू लर्न ऑल द कोड्स, एन वर्ड्स और एम वर्ड, सारे के सारे याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो रेडी रहना फिर आप, ठीक है। प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ओके सर।